हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एमसीक्यू के साथ में। क्वेश्चन 1, स्नो स्टॉर्म पैटर्न ऑन अल्ट्रासाउंड विद नो फीटल गेस्टेशनल सेक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लिनिकल कंडीशन? ऑप्शन ए एक्लेम्पशिया, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी अब्रप्सो प्लेसेंटा, ऑप्शन डी हाइडिटिडिफॉर्म मोल। चलिए आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी हाइडिटिडिफॉर्म मोल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम यूएसजी करेंगे और उसमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है तो वो कौन सी क्लिनिकल कंडीशन को इंडिकेट करता है? हाइडिटिडिफॉर्म मोल। सिंगल लाइनर में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस हमें गेस्टेशनल और वहाँ पे कोई भी गेस्टेशनल सेक हमें विजिबल नहीं होता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? हाइडिटिडिफॉर्म मोल। और रही बात प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्सो प्लेसेंटा, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली सीरीज़ में मैंने जब ये क्वेश्चन सीरीज़ करवाई थी नॉर्थ साइड के प्रीलिम्स से पहले, तो मैंने बोला था कि 200% इसमें से एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएगा। 200% मैंने बोला था। ये एक जो आपका अब्रप्सो प्लेसेंटा है उसमें से नॉर्थ साइड के प्रीलिम्स में जो नोट सेट हुआ है उसके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के अंदर भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जो ब्लीडिंग होगा और एब्डोमिनल पेन होगा वो किसको इंडिकेट करता है? पॉलिप होगा तो वो अब्रप्सो प्लेसेंटा को। दोनों में अच्छे से मैंने डिफ्रेंशिएट करके बता दिया था पिछली वाली सीरीज़ में। 4 वर्ड दोनों के लिए हमने यूज़ करे थे और 4 वर्ड में से ही एमसीक्यू बनेंगे आने वाले एग्जाम में भी। 200% हमने बोला था कि इसमें से एक एमसीक्यू आएगा और वो एक एमसीक्यू अब्रप्सो प्लेसेंटा में से पूछा गया था। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप ट्यूशन सीरीज़ आप करने देखते हो तो मैं ऐसे ऑप्शन ऐड करने की कोशिश करता हूँ जिसमें 4 एमसीक्यू बनते हैं। सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको उसको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइडिटिडिफॉर्म मोल के बारे में जितना भी एक्सप्लेन करना है आपको सबके नोट्स बनाने हैं, 1 बाय 1 सबके नोट्स बनाने हैं। और जितने भी एमसीक्यू जितने भी डिटेल्स में इस एक एमसीक्यू में से आपको देने की कोशिश करता हूँ, सब आपको नोट्स करने हैं। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर ले, आप सिर्फ सीन करेंगे क्वेश्चन सीरीज़ को और उसके बाद में 5-7 दिन बाद में उसको भूल जाएंगे। तो आपको कोशिश क्या करना है, जो भी मैं सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, जो भी एमसीक्यू सीरीज करवाता हूँ, आपको सारी चीज़ें नोट करनी है, नोट्स बनाने उसके, तभी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पाएगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना आप सिर्फ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और सिर्फ ऑप्शन याद रखोगे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके पूछ सकता है। तो इसलिए आपको सारी डिटेल याद रखना है। इतना आपको याद रखना है कि सारे नोट्स जितने भी, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात करूँगा स्लाइड के अंदर, तो सारी चीज़ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अभी आपको नोट्स बनाते हुए चलना है साथ के साथ में क्वेश्चन सीरीज में, तो आपकी प्रॉपर नोट्स भी इसमें से तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू हो गया हमारा, सिंगल लाइनर एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हाइडिटिडिफॉर्म मोल के बारे में हम आगे एक और एमसीक्यू इसमें अच्छे से डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए क्लाइंट विद अ हिस्ट्री ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिपोर्ट्स ए सीवियर हेडेक एंड ब्लड विजन। अपॉन असेसमेंट द नर्स नोट्स द फॉलोइंग: hypertension, bradycardia and a flushed face. Which intervention should the nurse implement first? Option A, apply compression stockings. Option B, lower the head of the bed. Option C, empty the client's bladder. Option D, increase the IV flow. तो चलिए इसका आंसर करना है आपको, पहले क्वेश्चन को समझना है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एम्प्टी द क्लाइंट्स ब्लैडर। क्यों होगा? अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन में से 5 स्टार एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो ऑप्शन है बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, ये इसका आंसर क्यों होता है। पहले हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और उसको सिम्टम हो रहा है हेडेक और ब्लड विजन उसको हो रहा है। ठीक है, जब हम उसका असेसमेंट करते हैं तो उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है और फ्लश्ड फेस दिख रहा है। तो ये किस की कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा डायग्नोसिस है वो क्या है। जब डायग्नोसिस होगा कौन सी डिजीज़ है, कौन सी कंडीशन, तभी हम इसका जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। नया वर्ड अगर सुनने को मिल रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है। देखो 2 चीज़ें होती है, आपको आइडेंटिफाई क्या होना है। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिम्टम से,
अगर मैं बात करूँ कि अगर हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में पूछें, हाइपोवोलेमिक शॉक, तो जो सिम्टम होंगे वो इस तरीके से होंगे कि पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, टेकीकार्डिया होगा, ठीक है, ये 2 सिम्टम पे आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूरोजेनिक शॉक में से क्वेश्चन आएगा आपका, तो वो होगा हाइपोटेंशन होगा और ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। ये 3 एमसीक्यू है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हमेशा हाइपोवोलेमिक शॉक या न्यूरोजेनिक शॉक में से क्वेश्चन आता है। इस बार हो सकता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्शन से आपका क्वेश्चन बने। और नेक्स्ट हम बात करें, अगर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की बात करें, एडी की अगर हम बात करें, तो इसके सिम्टम आप देख पा रहे हैं, हाइपरटेंशन होगा और ब्रेडिकार्डिया होगा। तीनों के सिम्टम आपको समझ में आ गए। पहले तो आपको डीडी करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे सिम्टम के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो हाइपोटेंशन होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए टेकीकार्डिया होगा। अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो हाइपोटेंशन होगा, और लेकिन उसको कंपनसेट नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे नर्व डैमेज होती है, ब्रेडिकार्डिया होगा। और अगर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया तो हाइपरटेंशन होगा और ब्रेडिकार्डिया होगा। पहला तो एमसीक्यू इनमें से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इसमें से भी एक एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए यार, ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को इतना डिटेल से हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से कोई सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा तो इस डिजीज में से बनेगा, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अब इसमें होता क्या है, इसकी सारी डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन होती क्या है। मान लीजिए ये एक ह्यूमन है, एक बॉडी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अलग अलग वर्टिब्रा की बात करते हैं, जिसमें C1 to C8 होता है, T1 to T12, और इसके बाद में लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल, इस तरीके से आपके जो वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आप इसका आंसर करोगे तब आपको समझ में आएगा। चलो इसके लिए हम नई स्लाइड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के। अच्छे से ध्यान देना है कि जो मैं समझाने की जो कोशिश कर, इसका जो मैकेनिज्म है, अगर उसको वो समझ में आ गया तो इसको आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। मान लीजिए इसके वर्टिब्रा की अगर हम बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो C1 to C8 जो होते हैं हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, T1 T12, उसके बाद में लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल, इस तरीके से हमारे वर्टिब्रा होते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या बनता है कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में किस लेवल के ऊपर इंजरी होने से ये कंडीशन डेवलप होती है, T6 और अबव, यानी कि T6 यानी कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है 6 नंबर का, उसके ऊपर या इससे अबव ऊपर, यानी कि T5 मान लो, T4, C4, C5, इसके ऊपर अगर कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो कौन सी डिजीज कंडीशन, कौन सी क्लिनिकल कंडीशन डेवलप होने के चांस होते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। इतना आपको समझ में आ गया। पहला एमसीक्यू यही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड के सिनेरियो ऐसा देता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और उसको दे दे कि T4 पे इंजरी हुई है, तो आप समझ जाना कि वो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का क्वेश्चन पुट करने की कोशिश कर रहा है। या फिर मान ले आपका स्पेशली पूछ ले कि C8 पे इंजरी हुई है या T3 पे, T5 पे इंजरी हुई है, कहीं की भी इंजरी हो तो आप पहले आपको ध्यान जाना चाहिए कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वो T6 से अबव लेवल पे होता है। इतना आपको समझ में आ गया। 1 by 1 अच्छे से समझना, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम डिटेल में बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, लेकिन मैं इसको आपके लिए ईजी बना के मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में बॉडी जो हमारी क्या सिम्टम शो करती है। मान लीजिए एक पर्सन है, इसको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन डेवलप हुई है, यहाँ पे T6 पे इसको इंजरी हो गई, यहाँ मान लेते हैं T6 और इसके अबाउ लेवल पे इंजरी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे 2 सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपैथेटिक और दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, आप सबको पता है कि इमरजेंसी वाला सिस्टम है, यानी कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन डेवलप होती है, फाइट रेस्पॉन्स जनरेट करता है। क्या करेगा, ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उनको इंक्रीज करेगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है इसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा, हमारा जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और जो अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये कौन सा सिस्टम है, ये हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट का सिस्टम है। तो क्या करेगा, ये इसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों अपोजिट काम करते हैं। ये क्या करेगा, हमारा हार्ट रेट कम करेगा, बीपी जो है डिक्रीज करेगा, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज करेगा और वेजो डायलेशन करेगा, ठीक है। बस इतना आपको समझ में आ गया। ये बेसिक चीज़ है, आप फार्मा में पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो, इतना आपको अब
प्राइमरी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आ रहे हो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किस तरीके से हमारा एक्टिविटी करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए इसको T6 लेवल पे इंजरी हुई है और उसको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन हो गई। अब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया किसको बोलेंगे? मान लीजिए इसके हम दो एक तरीके से वायर बनाते हैं जो यहाँ तक सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाला है और ये है इसका सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, ये है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो मान लीजिए एक नर्व है, इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए नर्व जो ब्रेन से सिग्नल लेके आ रही है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, यानी क्या करेगा ये नर्व अगर कहीं भी डैमेज होती है तो कौन से वाले फंक्शन नहीं होंगे? ये वाले। हार्ट रेट डिक्रीज नहीं होगी, बीपी डिक्रीज नहीं होगी, रेस्पिरेटरी रेट कम नहीं होगी और वेजोडाइलेशन नहीं होगा। और अगर इस वाली लेवल में इंजरी होती है, इसको यहाँ पे समझिए अच्छे से। अगर हम बात करें, ये है सिंपैथेटिक सिस्टम वाला नर्व, सिंपैथेटिक सिस्टम वाला नर्व, और ये है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाला नर्व। ठीक है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता तो क्या करेगा? बीपी बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ये कब, अगर ये वाला जो हमारा नर्व है अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या ये वाले काम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और अगर हमारा ये वाला जो नर्व डैमेज हो जाए पैरासिम्पैथेटिक वाला, तो क्या ये वाले काम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब होता क्या है, जब T6 लेवल पे इंजरी होती है, T6 लेवल पे इंजरी होती है तो क्या होता है, ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका T6 के नीचे वाला जो है सप्लाई बंद हो जाती है। इतना आपको समझ में आ रहा है? सिंपैथेटिक वाला इंटेक्ट रहता है, यानी कि ये एक्टिव रहता है, लेकिन क्या होगा T6 में जैसे ही इंजरी हुई तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो T6 से नीचे सिग्नल नहीं भेज पाएगा। जो जितने भी काम है वो T6 से नीचे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाले वो नहीं हो पाएंगे। अब आपको बताना है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या काम करता है। हार्ट रेट हमारी डिक्रीज करेगा, बीपी डिक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट करेगा। ये क्या करेगा, ये T6 के ऊपर ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि T6 के नीचे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। इसी को तो हम ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया बोलते हैं। अब होगा क्या, सारे सिम्टम जो है यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए T6 के नीचे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कोई अपना जो सिग्नल नहीं भेज पा रहा। तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम यहाँ पे काम करता रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सट्रीमिटीज है हमारी T6 के नीचे वाली, इसमें क्या होगा, ये वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। कौन से? ठीक है, बीपी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। स्पेशली ये दो सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे बिलो द T6 लेवल। ठीक, इतना समझ में आ गया? बस इतना इसको सिंपल मैकेनिज्म समझना है कि T6 के नीचे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व आ रही है वो एक तरीके से ब्रेक हो जाती है और सिंपैथेटिक सिस्टम को जो मैनेज करने नहीं कर पाती है T6 के नीचे, तो क्या करेगा, बीपी बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए हमारा सिस्टम जो हमारा ब्रेन है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भेजता तो है, लेकिन वो T6 तक ही रुक जाते हैं, T6 के नीचे नहीं आ पाते। इसलिए जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है हमारे सारे साइन सिम्टम किसके देखने को मिलेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम के। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पे एक नई स्लाइड में आप समझिए। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक पर्सन अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये इसके वर्टिब्रा और ये इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, और यहाँ हम बात करें T6 लेवल है, जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो यहाँ तक तो आती है, लेकिन उसके बाद में नहीं आ रही है, यहाँ पे ब्रेक हो गई है। ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई है, और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलाई वो नीचे तक यहाँ पे पहुँच रही है, लोअर एक्सट्रीमिटी तक। इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलाई। अब सिंपैथेटिक के सिम्टम में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। बीपी बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक ये सारी चीज़ें कम करता है। बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और हार्ट रेट, ये वेजो डायलेशन करता है। ठीक, अब क्या होगा, अगर यहाँ से लोअर T6 के नीचे कोई भी स्टिमुलस है प्रेजेंट है जो कि बार बार हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया उसको हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो होता है 3B इन साइन, 3B जब हम पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ब्लैडर, बॉल और बेड। क्या होता है, ब्लैडर, बॉल और बेड। इसमें क्या होता है, ये तीन ज़्यादा जो स्टिमुलेंट है जो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन को और ख़राब कर देते हैं और वर्सनिंग कर देते हैं और एक्टिवेट करते हैं। मान लीजिए इस पेशेंट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा है और वो इनकॉन्टिनेंस हो गया, उसका यूरिन जो है निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि T6 के लेवल पे इंजरी हो गई है। अब ये क्या करेगा,
कोई भी स्टिमुलेंट होता है, अगर कोई भी ऐसा स्टिमुलेंट होता है तो हमारे सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ से उसके पास सिग्नल गए कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिन है लेकिन वो नहीं निकल पा रहा, तो क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और यहाँ पे सिग्नल आएंगे। ठीक है, सिग्नल आएंगे तो क्या होगा, जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है क्या होता है, हमारा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ा देगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, और बीपी हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर बढ़ा देगा। तो यहाँ की जो एक्सट्रीमिटीज़ है, अगर यहाँ पे अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो स्किन कैसी हो जाएगी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने पे स्किन कैसे हो जाती है, ब्लड फ्लो नहीं जा पाता, पेल हो जाती, कूल। लेकिन अब होता क्या है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम यहाँ पे पहुँचता है तो उसको पता है कि इतनी बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ ब्लडर का जो स्टिमुलेशन मिला है। तो अब क्या करेगा, ब्रेन बोलेगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आप जाइए और वहाँ पे नीचे जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है उसको ठीक करिए। लेकिन ब्रेन तो सिग्नल भेजेगा लेकिन T6 लेवल तक ही वो सिग्नल रुक जाएगा और इसके नीचे वो सिग्नल नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, बार बार सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन पैरासिम्पैथेटिक उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। तो सारे सिम्टम जो देखने को मिलेंगे लोअर एक्सट्रीम में, दो तरीके से हम सिम्टम देखने को मिलेंगे। T6 के ऊपर हमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे और T6 के नीचे हमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इतना आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि T6 के नीचे हमें सिंपैथेटिक सिस्टम वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ तक सिग्नल आ रहा है। लेकिन अब बार बार क्या हो रहा है, यहाँ से स्टिमुलस जा रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी बढ़ा रहा है और वो बीपी का सिम्टम वापस ब्रेन तक जा रहा है। तो ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करता है, ओवर फायरिंग करता है। क्या करता है, ओवर फायरिंग, यानी और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है। ब्रेन को नहीं पता कि यहाँ पे इंजरी हो रखी है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन भेज रहा है। तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाले जो जितने भी सिम्टम है यहाँ और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाले जो सिम्टम है वो हमें T6 के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपको सिम्टम लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इसके अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे। मान लीजिए T6 है, इसके ऊपर हमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे और T6 के नीचे हमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाव द इंजरी की। अगर हम बात करें इस लेवल पे तो हम क्या होगा, जो हेडेक होगा इसके अंदर कौन सा देखने को मिलेगा, थ्रोबिंग हेडेक, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको हेडेक की कंडीशन डेवलप होगी पेशेंट को। और अब आप बताना है कि ऐसा होगा क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है यहाँ पे देख रहे हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते जा रहा है लेकिन वो नीचे नहीं पहुँच रहा है यहाँ पे सिग्नल। लेकिन जो T6 के ऊपर है यहाँ तो पहुँच रहा है पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है। तो यहाँ पे जो हमारी जो हेड वाली जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लड फ्लो आ जाएगा। इसलिए पहला करेक्टरिस्टिक्स है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का, थ्रोबिंग हेडेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना डिटेल मैंने इसलिए इसमें लगाया हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, फ्लशिंग हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि T6 के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बार बार वेजो डायलेशन कर रहा है, बार बार वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, तो हमें फ्लशिंग की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और कब ये जो सिम्टम है वो दोनों कहाँ है, अबाउ द T6 या फिर जहाँ पे इंजरी है उसके ऊपर वाले लेवल की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट है तो थ्रोबिंग हेडेक देखने को मिलेगा, फ्लशिंग हमें देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी करेक्टरिस्टिक साइन है। इतना समझ में आ गया, ब्रेडिकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ही करेक्टरिस्टिक साइन है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लेवल पे मैनेज नहीं कर पाता पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम भी हमारा कंटिन्यू काम कर रहा है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो इसलिए हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसमें भी क्राइटेरिया पूछते हैं कि कितना बीपी बढ़ जाता है, तो 20 to 40 mm ऑफ Hg बीपी इंक्रीज हो जाता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का। और हम बात करें बिलो द लेवल हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि बिलो द लेवल हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, तो वहाँ पे अगर हमारा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ की स्किन कैसे हो जाएगी, पेल, कूल और क्लेमी स्किन हो जाएगी बिलो द लेवल। ठीक है, और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, ऑल ओवर द बॉडी की अगर हम बात करें तो स्वेटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, डायलेटेड पुपिल्स हमें देखने को मिलेगा। ये सारे सिम्टम किसके हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के, और स्पेशली नेजल स्टिफनेस हमें देखने को मिलेगी। अब इतना समझ में आ गया कि अब आपको ध्यान रखना है कि बिलो द लेवल कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, इंक्रीज्ड बीपी के, और अबाव द लेवल कौन से, डिक्रीज बीपी के, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से वेजोडाइलेशन हुआ, थ्रोबिंग हेडेक हुआ, फ्लशिंग हुआ, ब्रेडिकार्डिया हुआ। बहुत करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि जो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है। ठीक है, अगर ऐसे सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है, कोई आपको क्वेश्चन आएगा कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आया है,
हाँ, उसके लेवल T4 लेवल पे इंजरी हो रही है, उसको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। तो आपकी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए पर्सन है और यहाँ पे T6 है। अब आपको क्या करना है, जो T6 के नीचे के जितने भी इरिटेंट है, ऐसा कोई भी हमें स्टिमुलस वहाँ पे नहीं रखना जिसकी वजह से हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो मैंने 3B बताया था आपको, ब्लेडर, बोवल और बेड। ये 3 सिम्टम को हमें, 3B को हमें स्पेशली ध्यान रखना ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में कि ये चीज़ें हमें मैनेज करनी है ताकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को गलती से भी एक्टिवेट नहीं कर दे और पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन, इतनी सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप नहीं हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर जो ब्लेडर है उसके अंदर आपको यूरिन को कलेक्ट नहीं होने देना है, यूरिन को कलेक्ट नहीं होने देना है ताकि वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेगा। तो क्या करना है, हमें इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का मान लीजिए ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में से किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। और दूसरा क्या करना है, बोल इम्पैकेशन करना है हमें, यानी कि बोल को हमें क्लीन रखना है ताकि कोई भी वहाँ पे उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाए। और बेड जो है उसको क्या करना है, हमें व्रिंकल्स फ्री रखना है, यहाँ पे कोई भी सिलवटें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी सी सिलवट भी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है। तो व्रिंकल्स फ्री हमें बेड रखना है। स्पेशली ये 3 मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट वन, इसको जो पोजीशन देंगे हम अपराइट पोजीशन में देंगे क्योंकि उसका बीपी बढ़ रहा है। तो हेड ऑफ बेड उसका एलिवेट रख के रखेंगे, हेड ऑफ बेड एलिवेट रखेंगे। ठीक है, बस पोजीशन का आपको ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए कि पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, असेसमेंट करते हैं नर्स, उनको देखने को मिलता है हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और फ्लश फेस। व्हाट इंटरवेंशन, क्या कंप्रेशन स्ट्रोकिंग करेंगे? नहीं, यही तो हमें नहीं करना। T6 के नीचे हमें कोई भी ऐसा कोई स्टिमुलेशन नहीं देना जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो हमें कंप्रेशन स्ट्रोकिंग बिल्कुल नहीं करना। लोअर द हेड ऑफ द बेड करना है क्या? नहीं, हमें जो हेड ऑफ बेड है वो क्या करना है, अपर साइड में करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, जो हेड ऑफ बेड है उसको एलिवेट करना है। इंक्रीज द आईवी फ्लो करना है कि नहीं, ये भी एक स्टिमुलस है, इसको भी नहीं करना है। अब क्या करना, एम्पटी द क्लाइंट्स ब्लैडर, ये करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर इन 3B को मैनेज करना ही है हमें इन 3B को। ठीक है, तो क्या करना, ब्लेडर को खाली रखना है, इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाउल को खाली रखना है और जो बेड है उसको रिंकल फ्री रखना है। और पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करनी है, हेड ऑफ द बेड एलिवेट रखना है। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में। आपको T6 लेवल इस तरीके से पूछेगा कि T6 लेवल या इसके ऊपर वाली जो इंजरी होती है उसमें आपको देखना। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि अगर C4 पे इंजरी हो जाए तो आपका पहला जो प्रायोरिटी होगी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनेज करना होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आई होप आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लाइंट who had a transsphenoidal hypophyseectomy should be watched carefully for hemorrhage, which may be shown by which of the following sign? Option A, bloody drainage from the ears. Option B, frequent swallowing. Option C, weak positive stools. Option D, hematuria. चलिए आपको आंसर करना है इसका। क्वेश्चन समझिए कि पेशेंट को भी ट्रांसस्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी की कंडीशन जो सर्जरी हुई है उसको कौन सी हेमरेज की कंडीशन हमें पता चल जाए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन के लिए हमें उसको वॉच करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग। सबसे पहले तो ये होता है कि जो ट्रांसस्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी होती है, जैसे कि वो पिट्यूटरी एडिनोमा है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया है और पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालना है, तो हम कौन सी सर्जरी करते हैं, ट्रांसस्पिनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी। ये क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कौन से फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है आपके हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर। ठीक है, ये सिंगल लाइन में पूछते हैं। तो अब ये सर्जरी हो गई है तो हमें किस चीज़ के लिए स्पेशली ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिनोइड बोन के थ्रू जो है सर्जरी होती है और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट क्या करेगा, फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग। इसके अंदर स्वेलोइंग की कंडीशन वो बार बार फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग करेगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को अंदर ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग पेशेंट के जो GI ट्रैक्ट है उसके अंदर जा रही है और पेशेंट उसको क्या कर रहा है, बार बार स्वेलोइंग कर रहा है। अगर किसी भी सर्जरी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है जिसमें नेक की कोई सर्जरी, जैसे कि हाइपोथायरॉइडेक्टमी, थायरॉइडेक्टमी ऐसा कुछ आता है,
तो उसके अंदर अगर फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग कर रहा है तो उसको एक ही चीज़ क्लियरली इंडिकेट करता है कि पेशेंट को इंटरनल हेमरेज हो रहा है और पेशेंट जो ब्लड आ रहा है उसको फ्रीक्वेंटली स्वेलो कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग। बस इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें से कि अगर कोई हाइपोफाइसेक्टमी का या फिर कोई भी थायराइडोक्टमी का ऐसा कुछ पेशेंट है और वो फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग कर रहा है तो ये भी एक कंसर्न है नर्स के लिए। उसको क्या देखना चाहिए, उसको हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो रही है और वो ब्लड वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए उसको बार बार स्वेलो करना है। तो ऑप्शन ए है ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो दो साइन देखने को मिलते हैं, पहले तो ये एक क्वेश्चन आता है कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो हम सक्शनिंग अवॉइड करते हैं, अगर बेसिलर जो हमारे स्कल के बेसिलर स्पेस पे अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे हमें दो करेक्टरिस्टिक्स जो साइन हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें? होता क्या है, अगर स्कल में फ्रैक्चर हो जाता है तो जो हमारा CSF है वो लीकेज होने लग जाता है नोज़ के थ्रू और ईयर के थ्रू। तो अगर ईयर के थ्रू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, CSF ओटोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है आपके लिए। CSF ओटोरिया की कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर नोज से अगर CSF क्लियर लिक्विड अगर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं CSF राइनोरिया, ठीक है। अलग से क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं यही बता दूं कि क्वेश्चन आएगा आपको कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पेशेंट को इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है और कुछ देर बाद में पेशेंट के जो है नोज से या ईयर से क्लियर लिक्विड फ्लूइड जो आ रहा है, तो आपकी क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो उसको बेसल स्क्लर फ्रैक्चर की कंडीशन हो सकती है। क्योंकि उसके अंदर जो CSF है वो लीकेज हो रहा है ईयर और नोज के थ्रू। उन साइन को हम क्या बोलते हैं, CSF ओटोरिया और CSF राइनोरिया। और इसके अंदर एक जो टेस्ट देखने को मिलता है, इसके अंदर एक टेस्ट देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं डबल रिंग टेस्ट बोलते हैं यार। इसी को बोलते हैं हेलो टेस्ट, हेलो साइन, ठीक है। किस में देखने को मिलता है? डायरेक्ट MCQ आता है। हेलो साइन किसके अंदर देखने को मिलता है? बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो CSF है, जो क्लियर फ्लूइड जो आ रहा है नोज से या ईयर से, इसको अगर बेड के ऊपर या क्लियर वाइट पेपर के ऊपर इसकी अगर हम रिंग बनाएं, उसको अगर ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, जो ब्लड है वो ब्लड सेंटर में होगा और उसकी चारों तरफ ऐसे ऐसे येलो कलर का क्लियर लिक्विड फ्लूइड की रिंग बन जाएगी, डबल रिंग। इसको क्या बोलते हैं? डबल रिंग टेस्ट या हेलो साइन इसको हम बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो क्लियर फ्लूइड है वो एक रिंग बना दे रहा है, वो क्लियर फ्लूइड क्या है? CSF है। और CSF अगर नोज से बाहर आ रहा है तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर को। बस इतना ही MCQ इसमें से आता है। और एक और आता है इसमें से, एक और करेक्टरिस्टिक साइन होता है रेकून साइन, यानी कि जो आपकी आई है उसकी चारों तरफ हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। और रेकून, आप यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो आपको सर्च करना है रेकून साइन इन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, तो किस तरीके से उसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं। तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्लियर फ्लूइड आ रहा है, इंजरी हुई है हेड इंजरी की, तो क्या CSF ओटोरिया, CSF राइनोरिया, हेलो साइन और रेकून साइन, इतना ही इसमें से MCQ बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 4। द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग रेस्पेरिडोन टू ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड टू बी डिस्चार्ज। बिफोर डिस्चार्ज विच इंस्ट्रक्शन should the nurse provide to the client? Option A, get adequate sunlight. Option B, continue driving as usual. Option C, avoid food rich in potassium. Option D, get up slowly when changing position. चलिए इसको आंसर करना, आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गेट अप स्लोली व्हेन चेंजिंग पोजीशन। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें एंटीसाइकोटिक में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, नोट सेट हमेशा इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो ये एंटीसाइकोटिक का क्वेश्चन है। रेस्पेरिडोन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अगर उस किसी पेशेंट के अंदर हम चला रहे हैं तो हमें क्या उसको सजेस्ट करते हैं या उसको एडवाइस करते हैं कि जो पोजीशन उसको चेंज करनी है तो वो स्लोली करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एंटीसाइकोटिक है उसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि एंटीसाइकोटिक के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन जो बनते हैं। इसके जो 4 नाम है उसमें से क्वेश्चन मैंने बार बार हर सीरीज में बता चुका हूँ, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनता है, अगर हेलोपेरिडोल है वो क्या करती है, मैक्सिमम EPS कोज करती है। ये भी MCQ है, जो भी मैं स्लाइड पे लिख रहा हूँ एंटीसाइकोटिक से रिलेटेड सब MCQ है। मैक्सिमम EPS कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग कोज करती है, हेलोपेरिडोल, ठीक है। और क्या होता है, एंटीसाइकोटिक हम देते हैं तो क्या होता है, सनलाइट के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन होती है। अगर पेशेंट क्या होगा और एंटीसाइकोटिक थेरेपी पे है, अगर वो सूर्य की रोशनी में जाता है तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन डेवलप होती है,
ये इसका साइड इफेक्ट होता है, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। और हेलोपेरिडोल क्या करती है, ये तीनों चीज़ें हेलोपेरिडोल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्या करती है, मिनिमम वेट गेन करती है, यानी कि एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट होता है वेट गेन करना, लेकिन जो सबसे कम वेट गेन कौन सी करती है, हेलोपेरिडोल। सबसे ज़्यादा वेट गेन कौन सी करती है, ओलानजेपिन, ओलानजेपिन, ठीक है। ओलानजेपिन को आपको आलू से याद रखना है, आलू जो होता है मोटा होता है और ज़्यादा वेट गेन करवाता है, तो ओलानजेपिन मैक्सिमम वेट गेन करवाती है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोजेपिन, क्लोजेपिन क्या करती है, मिनिमम ईपीएस कोज करती है। सारे एमसीक्यू है, नोट्स बनाते हुए चलना, लिख लेना इसको। मिनिमम ईपीएस कोज करती है क्लोजेपिन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ड्रग के नाम से भी इसको हम जानते हैं, रिवर्स ड्रग, ठीक है। रिफ्रैक्टरी सिजोफ्रेनिया में इसको हम देते हैं। तो ये 5-6 एमसीक्यू हमेशा एंटीसाइकोटिक्स में से पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। तब आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि रेस्पेराडोन दे रहे हैं तो क्या उस पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे, गेट एडुकेट सनलाइट, नहीं करना है एडवाइस। क्यों, क्योंकि हमने यहीं पे बात करी कि सनलाइट से उसको हाइपर सेंसिटिविटी होती है अगर एंटीसाइकोटिक चल रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू ड्राइविंग एज यूजुअल, ये भी नहीं करना, क्योंकि कुछ एंटीसाइकोटिक क्या होती है, सेडेटिव इफेक्ट भी कॉज करती है, ठीक है। तो ड्राइविंग के समय जो है हमें अलर्ट रहना होता है, तो हमें ड्राइविंग एज यूजुअल नहीं करना है, हमें अवॉइड करनी है। अवॉइड फूड रिच इन पोटेशियम, इसका कोई रोल नहीं है, फूड का जो है कोई रोल नहीं होता एंटीसाइकोटिक के अंदर। वो किसके अंदर होता है, जो हम हमारी एंटी डिप्रेशन पढ़ते हैं, मोनो अमाइनो ऑक्सीडाइज इनिबिटर जो पढ़ते हैं, उसमें से एमसीक्यू में करवा चुका हूँ, ठीक है। उसमें टायरामिन रिच डाइट हम अवॉइड करते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, गेट अप स्लोली व्हेन चेंजिंग पोजीशन, जो आपकी जो एंटीसाइकोटिक है वो एक मेजर साइड इफेक्ट कॉज करती है। मैं साइड इफेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग से मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। जो एंटीसाइकोटिक है इसके अंदर और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्लाइड में ये मैंने लिखी ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यू है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एंटीसाइकोटिक है उसके अंदर जो अगर मैं सिम्टम की बात करूँ तो ये क्या करती है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाती है। उसके अंदर क्या करेगी, ये जो ड्रग है वो क्या करेगी, हमारा ड्राई माउथ कॉज करेगी, ठीक है, ड्राई माउथ कॉज करेगी। और क्या करेगी, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, कॉन्स्टिपेशन। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी चल रहा है और लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो कौन सी कंडीशन डेवलप होने के चांस हो सकते हैं, पैरालाइटिक इलियस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लॉन्ग टर्म थेरेपी भी है, और वहाँ पे बोल साउंड हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग टर्म पेशेंट एंटीसाइकोटिक थेरेपी पे और कोई बोल साउंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है, पैरालाइटिक इलियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर हार्ट रेट पे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट रेट पे क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। और एमसीक्यू है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन लगा रहा हूँ वो सब एमसीक्यू है। जो हमारा पुपिल्स है उस पर क्या करेगा, माइड्राइसिस कोज करती है, यानी कि पुपिल का डायलेशन कोज करती है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू है, ये याद रखना आपको। एंटीसाइकोटिक क्या करती है, माइड्राइसिस कोज करती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन कोज करती है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अब इसको बोलते क्या है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट लाइंग डाउन कंडीशन में है या सीटिंग में कंडीशन में है, तो जैसे ही वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर लेटा हुआ तो अगर वो बैठ जाता है, अगर वो बैठा हुआ तो खड़ा हो जाता है, तो उसकी सडन बीपी ड्रॉप हो जाती है। कितनी ड्रॉप होती है, ये भी क्वेश्चन है, कितनी बीपी ड्रॉप होनी चाहिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन में, 20 mm ऑफ Hg। मान लीजिए उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो 120 था, और जैसे ही सडनली वो अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और उसका बीपी हो गया 100 mm ऑफ Hg, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पोस्चुरल हाइपरटेंशन को। और इसका क्राइटेरिया कितना है, विदिन 3 मिनट्स के अंदर अंदर अगर इतना बीपी ड्रॉप हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो एंटीसाइकोटिक का मेजर साइड इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं वो क्या कर देंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप गेट अप स्लोली, यानी कि आपको जब पोजीशन चेंज करनी है तो बहुत धीरे धीरे करना है। इतना समझ में आ गया, सारे एंटीसाइकोटिक के क्वेश्चन इसी में से आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पोस्ट कॉर्ब इन द मैनेजमेंट इज गिवन बाय ऑप्शन ए हेनरी फायोल, ऑप्शन बी एल्टन मायो, ऑप्शन सी लूथर गुलिक, ऑप्शन डी फ्रेडरिक ट्रेलर। तो चलिए इसका आंसर करना है। मैनेजमेंट का बहुत वन लाइनर सिंगल लाइनर एमसीक्यू है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी
लूथर गुलिक। क्वेश्चन पूछा गया जो पोस्ट कॉर्ब है वो किसने दिया था, किसके द्वारा जो दिया गया था, तो लूथर गुलिक है, उन्होंने पोस्ट कॉर्ब दिया था। तो मैनेजमेंट में भी कई बार मैनेजमेंट और रिसर्च में से कि हर क्वेश्चन बैंक में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऐड होते हैं। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट और रिसर्च में से क्वेश्चन आपके ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मैनेजमेंट के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट को हम आमैक्स लिखते हैं, ठीक है। फादर ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आप पूछते नहीं इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आता है तो मैं बता देता हूँ, पीटर डरकर। अगर फादर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो कौन है, पीटर डरकर। याद रखना है, लेकिन आपको कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल लाइनर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा एमसीक्यू। जितने भी है एमसीक्यू है सब नोट्स करना, नोट्स बनाने हैं, कुछ भी याद नहीं रह पाएगा। जैसे ही आप बंद करोगे क्वेश्चन सीरीज 2-3 दिन में भूल जाओगे, इसलिए सारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक है फादर ऑफ सिंपल मैनेजमेंट और फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। ये कौन है, ये आपके हेनरी फायोल। हेनरी फायोल सारे एमसीक्यू हैं, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। पीटर ड्रकर है वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, और हेनरी फायोल फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट है। थर्ड वन इज मॉडर्न सोशियोलॉजी के फादर के अंदर एक मैक्स वेबर जो मैनेजमेंट वाले जो हैं उनका नाम आता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। ये कौन है, मैक्स वेबर, ठीक है। 3 एमसीक्यू तो ये हो गए आपके। एक एमसीक्यू ये आता है कि जो पोस्ट कॉर्प दे देता है उसमें से 4 चीज़ देता है कि पोस्ट कॉर्प में से कौन सी कंडीशन या कौन सा जो कंपोनेंट है वो पोस्ट कॉर्प में नहीं आता है। तो आपको पोस्ट कॉर्प में पता होना चाहिए क्या क्या आता है। पोस्ट कॉर्प अगर हम बात करें, पी से होता है इसमें प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और डी से होता है इसके अंदर सॉरी डी से होता है डायरेक्टिंग, ठीक है। सीओ, इसको हम सीओ लिखते हैं, इसको लिखता है कोऑर्डिनेटिंग। तो ये कुछ पोस्ट कॉर्प के कंपोनेंट आपको याद रखना है। आर से जो होता है रीड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, यानी जो पूरी मैनेजमेंट है इन पे डिपेंड करती है। तो आपको याद रखना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इनमें से 4 कंपोनेंट दे देगा, और वो एक कंपोनेंट जो होगा वो पोस्ट कॉर्प का पार्ट नहीं होगा। तो आपको याद रखना, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डी से कुछ भी और भी कुछ दे सकता है आपको, डायरेक्टरशिप या कुछ भी दे देगा, डायरेक्टिंग, या आर से आपको रिकॉर्डिंग दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ये पोस्ट कॉर्प है वो किसने दिया था, वो लूथर गुलिक ने दिया था। और क्या एमसीक्यू इसमें से बनते हैं, और एमसीक्यू बनते हैं। अगर 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करें, सबसे पहला तो हमारा जो एमसीक्यू यही था कि जो पोस्ट कॉर्प है ये किसने दिया था, ये दिया था लूथर गुलिक, ठीक है। दूसरा और क्या एमसीक्यू बनेगा, जो प्रिंसिपल है, जो हमने 14 प्रिंसिपल बात करी थी प्रीवियस सीरीज में, 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो किसने दिए थे, 14 प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है वो किसने दिए थे, वो दिए थे आपके हेनरी फायोल, ठीक है। ये भी एमसीक्यू ही याद रखना है, हेनरी फायोल ने जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एल्टन मायो, उन्होंने क्या दिया था, बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी, तो बिहेवियरल थ्योरी किसने दी थी, एल्टन मायो ने, ठीक है। ये कुछ फेमस नाम है जो मैनेजमेंट के अंदर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको सारे यहाँ पे क्लियर करवा दिए कि किसने कौन सी चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करी थी। सारे एमसीक्यू है, क्वेश्चन लगा के रखना, याद करते रहना, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी। चारों ही एमसीक्यू 1 बाय 1 हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम के अंदर। तो आपको याद रखना, ये दी थी FW टेलर के अंदर, जो फेडरिक टेलर है उन्होंने दी थी, ठीक है। ये चारों ही चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और बिहेवियरल थेरेपी के अंदर एक और एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट ये पूछा था कि हाउथॉर्न इफेक्ट किसे बोलते हैं। हाउथॉर्न इफेक्ट में से क्वेश्चन आता है, बिहेवियरल थेरेपी का कंपोनेंट होता है हाउथॉर्न इफेक्ट। इसमें होता क्या है, एल्टन मायो ने हाउथॉर्न इफेक्ट दिया था। इसमें क्या होता है, यानी कि किसी भी अगर कंपनी की हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो लीडर है या बॉस है, वो क्या करेगा, अगर अपने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करने लग जाएगा, क्लोज मॉनिटरिंग करने लग जाएगा, तो जो उसके एम्प्लॉय है तो उनकी जो
जो वर्क की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सीधा सा मतलब है कि कोई वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और लीडर वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, उनको क्लियरली ऑब्जर्व करने लग जाता है और द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो एम्प्लॉय उनके डर से जो काम है वो लेजी नहीं दिखाते हैं, लेजी काम नहीं करते और वो अच्छे से एक्टिव होकर वो काम करते हैं, तो एम्प्लॉय की जो क्वालिटी है वर्क की वो इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं हाउथॉर्न इफेक्ट। बस इतने मैनेजमेंट में से इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। हेनरी फायल से रिलेटेड क्या है, एल्टन मायो ने क्या दिया था, फ्रेडरिक टेलर ने क्या दिया था, लूथर गुलिक ने क्या इंट्रोड्यूस करा था। तो सारे एमसीक्यू है मैनेजमेंट में से पूछे गए हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लीडरशिप स्टाइल इन विच द डिसीजन इज टेकन बाय एक्टिव ग्रुप मेंबर्स एंड द लीडर इज इन पैसिव रोल। ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑप्शन सी लेज फेयर लीडरशिप, ऑप्शन डी कैरिज्मेटिक लीडरशिप। चलिए इसका आपका आंसर करना है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी लेज फेयर लीडरशिप। ये भी पूछा गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था लेज फेयर के अंदर से। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो भी एमसीक्यू मैं स्लाइड में ऐड करे हैं इस सीरीज में वो सारे प्रीवियसली एग्जाम पूछे गए हैं इसलिए ऐड करें हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन है कि ऐसी लीडरशिप की स्टाइल कौन सी है जिसके अंदर जो है जो ग्रुप का जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा, एक्टिव ग्रुप मेंबर लेंगे, लेकिन लीडर जो है वो पैसिव रोल में होता है, वो उसका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ पैसिव रोल के अंदर होता है। तो ऐसी कौन सी लीडरशिप है, लेज फेयर लीडरशिप। वन बाई वन के बारे में बात करते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, जो लीडर है वो सारे डिसीजन लेता है। ठीक है, लीडर क्या करेगा, डिसीजन लेगा सारे, और जो ग्रुप मेंबर है वो पैसिव रोल के अंदर रहते हैं। इसके अंदर अगर ग्रुप मेंबर की बात करें तो ये पैसिव रोल के अंदर, ग्रुप मेंबर का कोई रोल नहीं होता है, सारे जो लीडर है, सारे जो डिसीजन है वो ग्रुप लीडर के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, दोनों बोथ, यानी कि जो लीडर है और जो ग्रुप मेंबर है दोनों मिलके किसी डिसीजन को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेज फेयर लीडरशिप। तो हमने बात कर ली, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो लीडर है वो पैसिव रोल में रहता है और जो सारे डिसीजन है वो जो ग्रुप के एक्टिव मेंबर है वो लेते हैं। ठीक है, और लास्ट वन इज कैरिज्मेटिक लीडरशिप। इसके अंदर क्या होता है, जो लीडर है उसकी जो पर्सनैलिटी है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, इतनी इन्फ्लुएंसिंग होती है कि जो बाकी जो ग्रुप मेंबर है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्रुप मेंबर इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल द ग्रुप मेंबर इज अट्रैक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर पर्सनैलिटी इज कॉल्ड कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, यानी कि उसका एक करिश्मा होता है। तो लीडर की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है कि जो ग्रुप मेंबर है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू इसमें से यही याद आता है, तो ये याद रखना है कि कैरिज्मेटिक लीडर जो लीडरशिप है उसके अंदर क्या होता है, जो लीडर है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है और ग्रुप मेंबर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक फिफ्थ टाइप की अगर हम बात करें लीडरशिप की, सारी स्टाइल में यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा आपकी, सोक्रेटिक लीडरशिप भी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो डिसीजन है वैसे तो ग्रुप मेंबर लेते हैं, लेकिन जब कोई ग्रुप मेंबर डिसीजन नहीं ले पाते तो इसमें क्या करता है, लीडर हेल्प करता है। बस इतना ही है इसमें, लीडर हेल्प करेगा ग्रुप मेंबर को डिसीजन लेने के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, सोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट हमसे की हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ रिसर्च, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्च स्टडी इज डन ऑन experience faced by people. Option A phenomenological research, option B ethnographical research, option C case study research, option D historical research। तो चलिए अब आपको आंसर करना है इसका। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब रिसर्च स्टडी किसी ग्रुप ऑफ पीपुल है, उन्होंने कोई एक्सपीरियंस फेस किया और उन पे जाके रिसर्च स्टडी करी जाती है तो उस टाइप की रिसर्च को हम क्या बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिनोमोनोलॉजिकल रिसर्च। एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट इसी तरीके से एम्स का क्वेश्चन है, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अलग अलग टाइप की हम रिसर्च की जो स्टाइल पढ़ते हैं, तो ये सारी स्टाइल किसकी है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की स्टाइल है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च की स्टाइल है ये। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें फिनोमोनोलॉजिकल रिसर्च, क्या होता है कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने कोई एक्सपीरियंस फेस किया है और उन पे जाके अगर रिसर्च करी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोमोनोलॉजिकल रिसर्च। इसका एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यहाँ पे जो गैस लीकेज की वजह से काफ़ी लोग जो मारे गए थे, तो वहाँ के जो इफेक्टेड लोग थे वहाँ पे जाके अगर कोई रिसर्चर है उनसे बात करता है, उनकी एक्सपीरियंस
शेयर करता है और इनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करता है ग्रुप ऑफ पीपल से, और वहाँ पर कुछ रिसर्च कोशिश करता है, तो वो क्या हो गया फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। यानी कि कोई एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया था, और उन्होंने क्या क्या फेस किया उन पे अगर रिसर्च कर रहा है तो वो क्या है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथनोग्राफिकल रिसर्च क्या है। इथनोग्राफिकल के लिए लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में ये आएगी कि किसी कम्युनिटी के दो कंपोनेंट सोशल और कल्चरल, यानी कि सोशल और कल्चरल वैल्यूज के ऊपर अगर कोई रिसर्च करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं इथनोग्राफिकल रिसर्च। इसका एग्जाम्पल अगर आप समझिए, मान लीजिए कोई रिसर्चर है, वो फॉरेस्ट में जंगल में कोई जनजाति रहती है या कोई कबीला रहता है, ठीक है, और वहाँ पे जाके उनके साथ रहता है काफ़ी टाइम तक, 1 महीना उनके साथ स्पेंड करता है, उनके सोशल और कल्चर वैल्यू को जानने की कोशिश करता है, तो ये किस टाइप का है, वो एथनोग्राफिकल रिसर्च के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी में क्या करता है, रिसर्चर है कि किसी एक पर्सन की सॉरी केस स्टडी करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, महात्मा गांधी, अगर कोई रिसर्चर महात्मा गांधी की जो लाइफ है उनकी ऑटोबायोग्राफी पे अगर रिसर्च करता है, ठीक है, तो वो कौन सी टाइप की रिसर्च है, वो उनकी महात्मा गांधी की केस स्टडी कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है। हिस्टोरी का मतलब हिस्ट्री के अंदर जाके कोई रिसर्च अगर करता है, जो प्रीवियसली जो हो चुका है उस पर अगर कोई रिसर्च करता है। मान लीजिए कि जो ब्रिटिश जो काल था, ठीक है, जब ब्रिटिश जो टाइम था उसके अंदर जो हमारी कल्चरल वैल्यू क्या थी, ये एक हिस्ट्री है, और इसके अंदर अगर कल्चरल वैल्यूज पे रिसर्च कर रहा था वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो है, ए और बी, दोनों में से एमसीक्यू पूछे गए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। चलिए, बहुत इजी एमसीक्यू है, आंसर करना है आपका। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, चौंकना नहीं है, क्योंकि अधिकतर ने यहाँ पे 7 करा होगा। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे हैंड मूवमेंट पूछा है, ना कि जो हैंड स्टेप हैंड वॉश की टेक्निक नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, क्या होती है हैंड वॉश की टेक्निक, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं 7 स्टेप टेक्निक पढ़ते हैं, ठीक है। बस ये इतना इजी एमसीक्यू हमें लगता है और इसी में हम गलत कर देते हैं, हमने बिना सोच समझे बहुत सारे जो होते हैं उन्होंने 7 कर दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर 7 नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, मूवमेंट पूछ रहा है हैंड हाइजीन के, यहाँ पे हैंड वॉश की टेक्निक नहीं पूछ रहा। तो मूवमेंट जो WHO ने दिए वो 5 मूवमेंट दिए, कौन कौन से दिए हैं। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज देने के लिए इतना ईजी आंसर जो ना क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो कौन कौन से जो है हैंड मूवमेंट दिए थे, अगर हम पहले बात करें बिफोर टचिंग द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को टच करने जा रहे हैं उससे पहले हमें हैंड हाइजीन करनी है बिफोर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आता है, 4 कंपोनेंट दे देंगे, उसमें से एक कंपोनेंट नहीं होगा, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हैंड हाइजीन का मूवमेंट नहीं है WHO के द्वारा। तो बिफोर टचिंग द पेशेंट पहला होता है। सेकेंड हम बात करें कुछ असेप्टिक प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले करते हैं बिफोर असेप्टिक प्रोसीजर, ठीक है। तो उससे पहले भी हमें हैंड हाइजीन करना है। नेक्स्ट हम बात करें आफ्टर टचिंग द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को हमने कुछ केयर प्रोवाइड करी है और उसके बाद में भी हमें जो है अपना हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड और सीक्रेशन, यानी कोई ड्रेसिंग करी है, किसी वॉन्ड की ड्रेसिंग करी है, बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आए हैं, ब्लड के एक्सपोजर में आए हैं पेशेंट के साथ, तो आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड या कोई सीक्रेशन, ठीक है, तभी हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करना। और 5th जो स्टेप दिया था WHO ने वो दिया था आफ्टर टचिंग सराउंडिंग, यानी पेशेंट की जो आप सराउंडिंग एरिया है, उसकी डेस्क है या पेशेंट बेड साइड लॉकर है या IV सेट है या फिर कुछ भी IV फोल को आप टच कर रहे हैं, तो या बेड को टच कर रहे हैं, तो आफ्टर टचिंग सराउंडिंग ऑफ पेशेंट। तो ये 5 जो मूवमेंट है WHO ने दिए थे हैंड हाइजीन के लिए, आफ्टर टचिंग सराउंडिंग ऑफ पेशेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, 7 आपको हैंड मूवमेंट पूछ रहा है, तो आपको 7 ऐसे बिना सोचे समझे आंसर नहीं करना है। इसका आंसर होगा 5, जो 5 मूवमेंट दिए थे WHO ने, ये भी अम्स में और ESIC में DSSB के अंदर ये दोनों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके मूवमेंट याद रखने हैं। एक और अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, अगर हम आ गए तो मैं बता देता हूँ, जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग भी कई बार पूछते हैं। सर्जिकल जो हैंड वॉशिंग होती है उसकी टाइमिंग कितनी होती है, तो उसकी टाइमिंग अगर पूछा जाए तो आपका होता है 3 to 5 मिनट न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 6 मिनट तक, और उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव
हैंड वॉशिंग, ठीक है, और वो होती है अबाउ द एल्बो। इतना आपको पता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग बिलो द एल्बो होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग अबाउ द एल्बो होती है, ठीक है। तो इसका आंसर 7 नहीं होगा। बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इतना इजी क्वेश्चन दिखने में जो इजी लगता है वो इतना इजी नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्टॉल वर्दी साइन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मेडिकल कंडीशन। ऑप्शन ए लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। तो चलिए आपको आंसर करना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोस्टीरियर, ऑप्शन सी पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें जो पूछा गया वो पूछा गया स्टॉल वर्दी साइन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टॉल वर्दी साइन क्या होता है, फिर हमें पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। मैं बार बार अब्रप्स ऑफ प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में डिफरेंस बता चुका हूँ, किस तरीके से ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, यूट्रस टेंडर होता है या सॉफ्ट होता है, पेन होता है नहीं होता है। मैं प्रीवियसली सीरीज में आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे उन चीज़ों से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। इसके हम 4 टाइप के बारे में बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो इसके जो 4 टाइप होते हैं वो होते हैं टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये 4 प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप होते हैं। टाइप जो फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं? लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। जो टाइप सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। याद रखने हैं, सारे एमसीक्यू है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। जो थर्ड है, थर्ड को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इनकम्प्लीट, या इसी को बोलते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और फोर्थ को हम बोलते हैं कंप्लीट, या इसी को हम बोलते हैं टोटल, या इसी का दूसरा नाम होता है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। पहले तो आपको 4 के नाम याद होने चाहिए, फिर इनके बारे में हम समझते हैं कि क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अगर ये मान लीजिए आपका ये यूट्रस है किसी प्रेग्नेंट लेडी का, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो फीटस का इम्प्लांटेशन होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, ठीक। यहाँ पे अगर हम 2 सेगमेंट की बात करें, ये हो गया इसका अपर यूट्राइन सेगमेंट और ये हो गया इसका लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल की बात करूँ तो प्लेसेंटा प्रीविया, जो प्लेसेंटा का और जो फीटस का इम्प्लांटेशन होता है वो एंटीरियर पोस्टल यहाँ पे होता है, नॉर्मल की बात करें। लेकिन अगर हम 1 बाय 1 हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, अगर टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 को हमने क्या बोला था, यहाँ पे देखिए टाइप 1 को हमने बोला था लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर टाइप 1 की अगर बात करें तो जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है सर्विक्स एरिया, ठीक है। हाँ, अब इसमें टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया किसको बोलेंगे? जो मेजर पोर्शन है प्लेसेंटा का वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, लेकिन कुछ पोर्शन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। इसी को हम बोलते हैं टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करें टाइप 2 की अगर हम बात करें, ठीक है। ये है आपका टाइप 2। टाइप 1 को हमने क्या बोला था, लो लाइंग, और टाइप 2 मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इसको हम बोलते हैं लो लाइंग, ठीक है। और ये है मार्जिनल। मार्जिनल क्यों बोला, क्यों इसको मार्जिनल हम बोलते हैं? ये सर्विक्स है, सर्वाइकल ओस है। तो जो यहाँ पे जो यूट्राइन, जो प्लेसेंटा प्रीविया का जो इम्प्लांटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसमें समझने वाली क्या बात है, 2 सेगमेंट मैंने बताया कि एक होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट, एक होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो मेजर जो प्लेसेंटा वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होती है, और जो सर्विक्स है उसके मार्जिन्स पर टच होती है, इसलिए इसका नाम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है। जो सर्विक्स है उसके मार्जिन यानी जो कॉर्नर है वहाँ पे टच हो रही है प्लेसेंटा, उसी को हम बोल देते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तो इमेज बेस में भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको चारों डिफरेंस बता देता हूँ बहुत ईजी वे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 को हमने क्या बोला, इनकम्प्लीट, या इसी को हमने बोला पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर तो इम्प्लांट होती है, लेकिन जो
जो सर्विक्स है इसको क्या करती है, कवर करती है। यहाँ पे तो सिर्फ टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सर्विक्स को कवर कर रही है। कब, जब सर्विक्स क्लोज्ड होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर सर्विक्स को कवर कब करती है, जब सर्विक्स जो होता है क्लोज्ड होता है। सर्वाइकल ओस जो होता है क्लोज्ड होता है, उसी कंडीशन में कवर करती है। अगर ओपन होता है तो कवर नहीं करती है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं मार्जिन तक सिर्फ टच हो रही है, यहाँ पे पूरा कवर ही कर लेती है सर्विक्स के एरिया को। इसी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया या टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट जो फाइनल प्लेसेंटा प्रीविया है उसकी अगर हम बात करें तो इस तरीके से फाइंडिंग उसके अंदर, ये यूट्रस इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो प्लेसेंटा है बिल्कुल जो सर्विक्स है उसके इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट इस तरीके से इम्प्लांट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसी को हम बोलते हैं टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ये 4 नाम इसके अंदर, किसी भी नाम से पूछा जाए कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर क्या होता है, फुल्ली कवर करती है। यहाँ पे तो डिफेंड कर रहा था, यहाँ पे क्या था, सर्वाइकल जो है सर्विक्स एरिया, दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ पे सर्विक्स क्लोज है तभी वो है कवर करती है, अगर ओपन है तो वो क्लोज नहीं करती। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है चाहे सर्विक्स ओपन हो या नहीं हो, या फुली कवर कर लेती है। दोनों में थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2 कंडीशन है, ठीक है। जो टाइप सेकंड है इसके अंदर जो स्पेशली 2 टाइप पढ़ते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक होता है इंटीरियर टाइप सेकंड और एक होता है पोस्टीरियर टाइप सेकंड। हाँ, अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि स्टॉल वर्दी साइन किस में देखने को मिलता है और क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉल वर्दी साइन देखने को मिलता है टाइप सेकंड के जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर वाला जो टाइप उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटा जो पोस्टीरियर साइड में, तो एक तो होता है इंटीरियर साइड, एक होता है पोस्टीरियर साइड। यहाँ पर 3D नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो आप इस तरीके समझिए। सेक्रल प्रोमिनेटरी, आपका जो सेक्रल बोन है पीछे बटक्स की एरिया की तरफ, वहाँ पे पीछे की तरफ जो है प्लेसेंटा प्रीविया का इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। और वैसे अगर इंटीरियर साइड में होता है टुवर्ड्स द सिम्पेसिस प्यूबिस, इंटीरियर में क्या होता है टुवर्ड्स द सिम्पेसिस प्यूबिस की तरफ होता है तो उसको इंटीरियर टाइप सेकंड बोलते हैं। और टुवर्ड्स द सेक्रल प्रोमिनेटरी होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। इतना आपको समझ में आ गया, 4 टाइप आपको समझ में आ गए। अब हम समझते हैं स्टॉल वर्दी साइन क्या होता है। मान लीजिए जो प्लेसेंटा है उसका इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो गया है। अब इसकी वजह से जो फिटस है यहाँ के लिए जो स्पेस था वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा भी इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे इजीली फिटस डिलीवरी के टाइम निकल जाता, लेकिन यहाँ पे अगर प्लेसेंटा सर्विस की तरफ इम्प्लांट है तो जो स्पेस है फिटस के लिए वो निकलने के लिए वो कम हो गया। तो जब फीटल की डिलीवरी होगी तो उसका जो हेड है वो प्रेस होगा, और उस हेड प्रेस होगा, इसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है और उसकी वजह से उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं स्टॉल वर्दी साइन। स्टॉल वर्दी साइन को हम कैसे लिखेंगे? स्टॉल वर्दी साइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलेगा टाइप सेकंड, और उसमें भी बात करें इंटीरियर पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होता क्या है। पोस्टीरियर में इम्प्लांट होने की वजह से जो स्पेस है डिलीवरी के लिए वो कम हो जाता है, तो फीटल हेड जो जैसे ही इसमें क्या होता है एंटेरियो, ठीक है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब जैसे डिलीवरी के टाइम फीटल वहाँ से निकलता है तो क्या होगा, फीटल का हेड कंप्रेशन होगा, फीटल हेड कंप्रेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही फीटल का हेड कंप्रेस होता है उसमें जो वेगस नर्व वो स्टिमुलेट हो जाती है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन होती है तो पैरासिम्पैथिक जो उसकी ब्रांच है उसको एक्टिवेट करती है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट रेट कम कर देता है, तो फीटल रेट जो है वो कम कर देगी थी, और इसकी वजह से फीटल लॉस हमें इंट्रायूटेराइन डेथ या फीटल लॉस कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है, यानी कि जो हमारा फीटस है उसकी डेथ हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं स्टॉल वर्दी साइन। बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस साइन होता है, प्लेसेंटा प्रीविया टाइप सेकंड का होता है। इसी को हम बोलते हैं अर्ली डीएक्सेलरेशन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ली डीएक्सेलरेशन। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था, आपको आइडेंटिफाई करना था अर्ली डीएक्सेलरेशन है या लेट है। तो जब मैं अच्छे से जब आपको पढ़ाऊंगा डीएक्सेलरेशन तो तब मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, अगर क्वेश्चन आता है पूछ सकते हैं स्टॉल वर्दी साइन के अंदर कौन सा डीएक्सेलरेशन देखने को मिलता है, या फिर टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा के अंदर। याद रखना है, कॉपी में लिख लेना, बाद में याद नहीं रहेगा, नोट्स बना लेना इसका, ठीक है। अर्ली डीएक्सेलरेशन देखने को मिलता है स्टॉल वर्दी साइन के अंदर टाइप सेकंड पोस्टीरियर। और ये है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम बात करें, जो वेजाइनल डिलीवरी है उसके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ लेते हैं कई बार, तो ये है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी।
यानी कि इसमें हमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाना वरना हमारी फीटल की डेथ हो जाएगी। और एब्सोल्यूट इंडिकेशन है किसका इंडिकेशन है, सिजेरियन सेक्शन, यानी कि हमें सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट है इसके अंदर में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। सेकंड है, सेकंड के इंटीरियर तक वेजाइनल डिलीवरी हम करवा सकते हैं। बाकी जो सेकंड का पोस्टीरियर है, थर्ड और फोर्थ है, इसके अंदर हमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या आती है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में कौन सी टाइप की प्लेसेंटा प्रीवियर नहीं होती है, तो वो होगी टाइप 1। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन किस चीज़ के लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है तीनों, और एब्सोल्यूट इंडिकेशन है ये सिजेरियन सेक्शन के लिए। इतना तो समझ में आ गया होगा इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होगा, स्टोलवर्दी साइन उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए फीमेल क्लाइंट विजिटेड द हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ वाइट रेड वेजाइनल secretions and feels like something coming out through the vagina. What will be the possible diagnosis? Option A placenta previa, option B abruptio placenta, option C hydatidiform mole, option D ectopic pregnancy। चलिए इसका आंसर करना है आपको। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी हाइडेटिडिफॉर्म मोल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक फीमेल क्लाइंट है वो हॉस्पिटल में आती है और कंप्लेंट कर रही है कि जो उसके वेजाइनल सिक्रेशन वो किस तरीके आ रही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो सिक्रेशन आ रहे हैं वो वाइट रेड वेजाइनल सिक्रेशन आ रहे हैं, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो वेजाइना है उससे कुछ जो है कुछ ऐसा पाउच लाइक या कुछ कंपोनेंट बाहर आ रहा है। तो वो कौन सा डायग्नोसिस होता है, तो ये होगा हाइडेटिडिफॉर्म मोल। हमने बात करी थी फर्स्ट टर्म से कि हम हाइडेटिडिफॉर्म मोल के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम बात करते हैं हाइडेटिडिफॉर्म मोल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या होता है हाइडेटिडिफॉर्म मोल। ठीक है, पहले तो इसके दूसरे नाम पे क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, मोलार प्रेगनेंसी भी इसी का दूसरा नाम होता है। और इसका नाम होता है वेसिकुलर मोल। क्या नाम होता है, वेसिकुलर मोल। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है GTN, इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल। गेस्टेशनल का मतलब होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ठीक है, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। ठीक है, ये 4 नाम आपको पहले तो ये नाम याद करने हैं, नोट कर लेना, इनको नाम याद करने हैं। अब इसमें से पहला MCQ बनेगा तो क्या बनेगा, इनके नाम में से बनेगा फर्स्ट MCQ। ठीक है, दूसरा MCQ जो बनेगा, ये जो बना हुआ है एग्जाम में पूछा गया है कि जो हाइडेटिडिफॉर्म मोल है या मोलार प्रेगनेंसी है वो प्लेसेंटा की किस कंपोनेंट की अबनॉर्मलिटी है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसकी अबनॉर्मलिटी, ये प्लेसेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लेसेंटल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, प्लेसेंटल प्रॉब्लम है मोलार प्रेगनेंसी। दूसरा, अगर प्लेसेंटा में भी बात करें तो जो 2 लेयर होती है प्लेसेंटा की, एक होती है एमनियन, एक होता है कोरियन। तो अगर पूछे कि कौन सी लेयर का जो है ये अबनॉर्मलिटी है, तो कोरियन की ये प्रॉब्लम है। जो मैं बोल रहा हूँ MCQ है तो MCQ है, इंपॉर्टेंट है कोरियन। ठीक है, एमनियन नहीं है, ऑप्शन में देगा कौन सी प्लेसेंटा के कंपोनेंट की अबनॉर्मलिटी मोलार प्रेगनेंसी, तो कोरियन की प्रॉब्लम है, याद रखना है। ठीक है, सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना है, कोरियन की प्रॉब्लम मोलार प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसमें देखने को मिलता है, अगर कोरियन में बात करें, अगर इसका लेयर की बात करें कोरियन के अंदर, तो कोरियन के अंदर भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कौन सी कोरियन, जो कोरियन की जो लेयर है उसमें क्या देखने को मिलता है, कोरियन कार्सिनोमा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं और MCQ इसमें से क्या बनेगा, हाइडेटिडिफॉर्म मोल। मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा जितने भी MCQ है, हाइडेटिडिफॉर्म मोल। ठीक है, और इसमें से MCQ क्या देखने को मिलता है, जो कौन से टाइप की जो क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो 69th क्रोमोसोम है उसमें अबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो हमें ये देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि क्रोमोसोम से रिलेटेड, HCG से रिलेटेड हम सबको पता है, लेकिन क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं पता। और अगर हम पूछ लें इसका जो कोज है, ठीक है, वो क्या होता है, जो HCG का लेवल है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है, जो कि सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से सीक्रेट होता है, ये भी MCQ है, उसका लेवल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, मोर देन 50,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml अगर बन जाता है। अगर ये कंडीशन है तो इसमें तो जो डेवलप होगी मोल वो कौन सी होगी, इनकम्प्लीट मोल। ठीक है, और अगर HCG का लेवल 1 लाख से ऊपर चला जाता है तो इसके अंदर जो मोल होगी वो कौन सी होगी, कंप्लीट मोल, जो कि ज़्यादा कॉमन होती है।
ठीक है, आपको याद रखना, और इसमें फिटर लॉस के चांस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहला तो आपको लेवल याद रखना। अब हम जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पे, जिसमें से एमसीक्यू बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला एमसीक्यू इसमें जाएगा, इसमें जो फाइंडिंग देखने को मिलेगी जो वेजाइनल सिक्रेशन की, वो कैसे सिक्रेशन देखने को मिलते हैं, वाइट, इस तरीके से लिखा होगा, यही लैंग्वेज यूज करी जाएगी एग्जाम में, वाइट करंट इन ए रेड करंट, ऐसे तरीके से। इसका मतलब बेसिकली यही है कि वाइट और रेड कलर का जो सिक्रेशन का उसका मिक्सचर देखने को मिलेगा, और ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि इसमें वेसाइकल बन जाती है और वो रप्चर होने लग जाती है। तो जो एसाइटिक फ्लूइड होता है वो वाइट कलर का होता है, जो वेसाइल में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो जिनका मिक्सचर देखने को मिलेगा इसके अंदर हाइड्रेटेड मॉल के अंदर, तो जो वाइट करंट और रेड करंट वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिलेंगे, पहला यही है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब मैंने आपको वेजाइनाइटिस के टाइप पढ़ाए थे जिसके अंदर वाइट कर्डी सिक्रेशन आता है कैंडिडा एल्बिकन्स के अंदर, तो वो 3 अलग अलग टाइप है, उनको आपको अलग से याद रखना है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वाइट करंट व रेड करंट, अगर ऐसी लैंग्वेज आती है तो वो आप डेफिनेटली गो फॉर हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल। नेक्स्ट हम पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा कि जो उसका वेजाइना है उससे कुछ ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कोई क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी ग्रेप्स की जो गुच्छे होते हैं उस टाइम की जो सिस्ट है उसकी बाहर आती है वेजाइना से। तो कंप्लेंट करेगी जो फीमेल क्लाइंट है वो कंप्लेंट करेगी कि उसकी जो वेजाइना है उससे एक्सपल्जन ऑफ ग्रेप्स लाइक क्लस्टर जो है बाहर आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ वेसाइकल्स जो होती है वो ग्रेप्स लाइक जो अपीयरेंस देती है उसको हम बोलते हैं ग्रेप्स लाइक क्लस्टर। तो ये उसमें देखने को मिलता है। और तीसरा एमसीक्यू इसमें जो बनता है, अगर हम इसका यूएसडी करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू हमने पूछा था, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है हमें देखने को मिलेगा यूएसडी के अंदर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हाइड्रेटिफॉर्म मॉल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी मैंने बताए हैं सारे नोट्स बनाने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाइड्रेटिफॉर्म मॉल के अगर ट्रीटमेंट की अगर एडवाइस की बात करें तो 1 ईयर तक हमें जो है प्रेगनेंसी अवॉइड करनी होती है हाइड्रेटिफॉर्म मॉल के बाद में। ठीक है, 1 ईयर प्रेगनेंसी अवॉइड। और एक और एमसीक्यू, अगर इसका प्रोपाइलेक्सिस के लिए कौन सी ड्रग यूज करी जाती है, मिथोट्रेक्सेट देते हैं। और इसके जो डेज होते हैं उसमें फर्स्ट डेज पे देते हैं, 3 डेज, 3rd पे, 5th और 7th पे। ठीक है, इससे बार कोई एमसीक्यू हाइड्रेटिफॉर्म मॉल में से नहीं पूछा जाएगा, ना पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसी तरीके से कंप्लेंट करेंगे, वाइट रेड वेजाइनल सिक्रेशन आएंगे और समथिंग कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना। किस तरीके से, एक्सपल्जन ऑफ ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, यानी कि मल्टीपल वेसाइकल्स बाहर आएंगे वेजाइना से, और इसी को हम बोल देते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 11, यू आर परफॉर्मिंग ए हेड टू टो असेसमेंट ऑन अ पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। When you ask the patient to move the head and neck downwards, the patient reports an electric shock sensation that travel down the body. You would report your finding to the doctor that patient is experiencing option A Romberg sign, option B Lermut sign, option C Euthopes sign, option D Homan sign। चला, थोड़ा नया एमसीक्यू होगा आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी लेरमट साइन। तो यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है कि जब पेशेंट का हेड टू टो असेसमेंट किया जाता है और पेशेंट के जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस आपको पहले ही बताया गया कि ये जो साइन देखने को मिलेगा किसके अंदर देखने को मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ठीक है, तो जब आप हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, तो पेशेंट को आप बोलेंगे कि आपकी जो गर्दन है उसको डाउनवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, तो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक डेवलप हो गया है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगा है। तो ये किस टाइप के साइन को सजेस्ट कर रहा है, तो ये हो गया लेरमट साइन। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो ये नर्वस सिस्टम की डिजीज है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, 2 डिजीज हम पढ़ते हैं इसके अंदर, GBS और MS, यानी गुइलेन-बेरी सिंड्रोम और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनका पहले कंपेरेटिवली हम पढ़ लेते हैं। ये CNS में होता है और ये PNS के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो CNS में मैंने पहले सीरीज में बार बार मैं कम से कम भी 5-6 बार आपको बता चुका हूँ कि जो CNS की जो नर्व है उनका डीमाइलिनेशन हो जाता है, तो CNS की नर्व का डीमाइलिनेशन हो जाता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप होता है। और PNS की जो नर्व है उनका डीमाइलिनेशन होता है तो गुइलेन-बेरी सिंड्रोम डेवलप होता है। ठीक है, अभी आपको ये बताना है, अगर आपने प्रीवियसली सीरीज देखी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनकी जो न्यूरॉन है उनका माइलिनेशन कौन सी
जो न्यूरोग्लिया करती है। अब आपको बताना, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, नर्वस सिस्टम में अलग से पढ़ा सकता हूँ। तो वो होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू याद रखना है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो न्यूरॉन है उनका माइलिनेशन करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और अगर पीएनएस की बात करें तो स्वान सेल करती है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। और एक और इसमें कंपैरिजन पढ़ लीजिए। 4 वर्ड है, जैसे अब्रप्सो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा पेरियो में से मैंने बताया था, वैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये 4 वर्ड में से एमसीक्यू आता है। पहला, ये सीएनएस के डीमाइलिनेशन से होता है, ये पीएनएस के डीमाइलिनेशन में। इसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर स्वान सेल का डीमाइलिनेशन होता है। ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर जो मस्कुलर वीकनेस होगी वो कैसे होगी, अप टू डाउन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, पहले हेड से स्टार्ट होंगे, आई में आएंगे, नेक पे जाएंगे, फिर जो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी, देन लोअर एक्सट्रीमिटीज। और जो जीबीएस की जो साइन है वो कैसे देखने को मिलेंगे, डाउन, यानी कि लोअर ए से स्टार्ट होंगे और अपर तक जाएंगे। और जीबीएस में हम इसलिए रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और रेस्पिरेटरी अरेस्ट देखने को मिलता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है जीबीएस के बारे में। ठीक है। अब हम अलग अलग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ते हैं अलग से, कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो डायग्नोसिस होता है, पहला तो ये होता है जब हम सीएसएफ उसका कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है और उसके सीएसएफ में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है, तो ओलिगोक्लोनल जो बेंड है वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सीएसएफ का जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर ओलिगोक्लोनल बेंड देखने को मिलेंगे। अब क्यों देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ मैंने बताया कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है और उसी की वजह से जो ओलिगोक्लोनल बेंड सीएसएफ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला एमसीक्यू यही है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ओलिगोक्लोनल बेंड वो कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, ओलिगोक्लोनल बेंड। अब हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साइन के बारे में। ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं जिसमें से डायरेक्ट नाम से एमसीक्यू पूछा जाता है। जैसे अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें, उसके अंदर क्रॉनिक साइन और बुडजेंस की साइन हमें देखने को मिलता है। वैसे अगर उसके कुछ साइन की बात करें तो पहला हम बात करते हैं लियरमट साइन क्या होता है। ज़्यादा इस बारे में आपको डिटेल से ध्यान नहीं देना, बस आप इतना समझ लीजिए कि लियरमट साइन में क्या होता है, जो पेशेंट का जो नेक है उसको अगर हम फ्लेक्स करेंगे, जैसे हम बार्बर की शॉप में जाते हैं वो नेक को, इसलिए इसको बार्बर नेक फ्लेक्शन साइन भी बोलते हैं। तो नेक को जैसे हम फ्लेक्स करेंगे तो जो उसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा सेंसेशन, क्योंकि वहाँ पे नर्व का डिमाइलिनेशन हो गया और जो कंडक्शन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको पूरी बॉडी में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे ये मान लीजिए ये पर्सन है, इस तरीके से बैठा है और हेड टू टो एग्जामिनेशन, उसका मूवमेंट हम हेड का इस तरीके से नीचे उसकी गर्दन को हम पुश करेंगे। ठीक है। इस तरीके से अगर वो गर्दन को पुश करेंगे तो वो उसके इलेक्ट्रिक शॉक पास होगा पूरी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, लियरमट साइन है। किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। दूसरा होता है यूथोप साइन। यूथोप साइन भी इसमें देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर पेशेंट को हीट की कंडीशन में रखा जाए या पेशेंट को ऐसे गर्म या वार्म इन्वायरमेंट में रखा जाए तो जो पेशेंट के सिम्टम है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा पेशेंट की हालत जो है ख़राब हो जाएगी, पेशेंट सिम्टम इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि उसके जो और क्या सिम्टम इसमें होते हैं, वीकनेस हो गया, फटीग हो गया। ठीक है। तो ये सिम्टम और इंक्रीज हो जाएंगे अगर पेशेंट को हीट की कंडीशन में रखा जाए, वार्म की कंडीशन में रखा जाए, तो हमें क्या पता लगेगा कि पेशेंट को यूथोप साइन है। तो इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट को प्रोवाइड कूल इन्वायरमेंट। ठीक है। कूल इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है ताकि जो उसमें यूथोप साइन कम से कम देखने को मिले। वैसे देखने को मिलता है रोमबर्ग साइन। वैसे रोमबर्ग साइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है और सेरिबेलम डिस्फंक्शन में भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि रोमबर्ग साइन किसको चेक करने के लिए किया जाता है, तो सेरिबेलर फंक्शन के अंदर। इसके अंदर आंख बंद करके पेशेंट को अपने एक पैर पे खड़े होने के लिए बोला जाता है। अगर वो कर पाता है तो उसका मतलब उसका सेरिबेलम का जो फंक्शन है, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन है, उसका सही से हो पा रहा है। और जो नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में था होमान साइन, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड नहीं है, किसमें देखने को मिलता है, डीवीटी के अंदर। ठीक है। तो ये सारे कुछ एमसीक्यू थे। अब यही क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है अगर नेक का फ्लेक्शन करता तो लियरमट साइन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर पेशेंट को हीट दिया जाए और उसके साइन एंड सिम्टम और वर्स हो जाए और इंक्रीज हो जाए तो वो यूथोप साइन है। रोमबर्ग साइन में मेजरली सेरिबेलम के लिए किया जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम कर सकते हैं अगर सेरिबेलम एरिया इन्वॉल्व हो रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द यूट्रक्स सर्विस रेशो। ऑप्शन ए 8 बर्थ 1:2, ऑप्शन बी 8 प्यूबर्टी 1:1, ऑप्शन सी 8 रिप्रोडक्टिव एज 2:1, 8 मेनोपॉज 3:1।
चलिए सिंपल एमसीक्यू है, डीएसएसबी और एम्स में इंडिविजुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ईएसआईसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ईएसआईसी में नहीं, डीएसएसबी और एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि जो यूट्रस और सर्विक्स का रेशो जब नॉर्मल पढ़ते हैं वो अलग अलग एज में अलग अलग चेंज होता रहता है, तो इसमें से कौन सा एक है जो वो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 8 मेनोपॉज। तो यूट्रस और सर्विक्स का रेशो, मान लीजिए यूट्रस है और ये सर्विक्स वाला एरिया है, तो उनका रेशो हम पढ़ते हैं, मान लीजिए यूट्रस की लेंथ ज़्यादा है, 2 इसको दे दे और 1 इसको दे दे, इस तरीके से हम इसका रेशो निकालते हैं। तो जब 8 बर्थ अगर कोई फीमेल है, ठीक है, 8 बर्थ फीमेल अगर उनका रेशो निकाला जाए तो वहाँ पे यूट्रस की लेंथ जो कम होती है, सर्वाइकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो 8 बर्थ क्या होगा 1:2 होता है, याद रखना, ये भी करेक्ट है, ठीक है। 8 प्यूबर्टी या बिफोर प्यूबर्टी 1:1 हो जाता है, यानी कि जो सर्विक्स और यूट्राइल की लेंथ है वो बराबर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज किसको बोलते हैं, मीनार के, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक एज। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। मीनार्के से मेनोपॉज की एज की क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज। तो इस दौरान जो 30 साल की होती है अप्रोक्स, तो 30 ईयर्स तक जो सर्वाइकल और जो यूट्रस रेशो है, सर्विक्स का रेशो वो 2:1 होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मेनोपॉज होता है उस पर जो ये रेशो होता है वापस कितना हो जाता है, 1:1, जो प्यूबर्टी पे था। क्यों देखने को मिलता है, इसका रीजन पूछते हैं। एट्रोपी देखने को मिलती है, एज रिलेटेड एट्रोपी, यानी कि जो उसकी यूट्राइन सेल्स उनमें एट्रोपी देखने को मिलती है, डिस्ट्रक्शन उनका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और फॉलिकल एफएसएच इतना काम नहीं कर पाते हैं, हाइपरट्रोफी नहीं होती सेल की, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वहाँ पे नहीं चलती मेनोपॉज के बाद, इसलिए वहाँ पे एट्रोपी देखने को मिलती है, और वापस जो रेशो हो जाएगा 1:1। चारों में से किया, चारों जो एज के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कौन सी एज में किस तरीके का रेशो देखने को मिलता है, ठीक है। 8 बर्थ पे ये, 8 प्यूबर्टी पे है रिप्रोडक्टिव वाला, और मेनोपॉज पे 1:1 वापस दोबारा से हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह की याद रखना है, 12, 11, 21, 11, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच साइन इज सीन 1 वीक आफ्टर एन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ ड्यू टू द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन विद लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन मैटर। ऑप्शन ए स्टॉलवर्दी साइंस, ऑप्शन बी रॉबर्ट साइन, ऑप्शन सी पिस्केक साइन, ऑप्शन डी स्पॉल्डिंग साइन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी स्पॉल्डिंग साइन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 वीक आफ्टर, यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है, इसको हम लिखते हैं आईयूडी। इंट्रायूट्राइन यानी कि जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है, तो जो फीटस की जो इस तरीके से जो क्रेनियल बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस जो है वो डिक्रीज होने लगा, और वो ओवरलैपिंग हो जाती है बोन की, इस तरीके से एक दूसरे के अंदर बोन धंसने लग जाती है, ओवरलैपिंग होने लग जाती है, तो और लिक्विफिकेशन हो जाता है ब्रेन मैटर का, यानी कि जो ब्रेन मैटर है उसका लिक्विड बनने लग जाता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। तो ये किस तरीके का साइन है, स्पॉल्डिंग साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले एम्स के इंडिविजुअल एग्जाम होते थे उनमें 2-3 एम्स के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है, तो आपको याद रखना है स्पॉल्डिंग साइन की जो लैंग्वेज आपको याद रखनी है कि क्रेनियल बोन की ओवरलैपिंग हो जाती है और जो लिक्विफिकेशन हो जाता है ब्रेन मैटर का, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डेथ के बाद में फीटल में कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, कोई सप्लाई देखने को नहीं मिलती, तो धीरे धीरे उसके जो क्रेनियल बोन है उनकी ओवरलैपिंग होगी, जो ब्रेन मैटर है उसका लिक्विफिकेशन होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉल्डिंग साइन। तो स्पॉल्डिंग साइन किस में देखने को मिलता है, इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करें एक और साइन इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर देखने को मिलता है, ये किसके अंदर, रॉबर्ट साइन, ये भी इंट्रायूट्राइन डेथ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम यूएसजी करेंगे या एक्सरे करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, गैस शेडो देखने को मिलता है, जो गैस बबल हमें देखने को मिलेंगे यूएसजी के अंदर। कहाँ पे मेजरली अगर हम बात करें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे हार्ट पे, और जो ब्लड वेसल्स है अओर्टा और जुगुलार वेन, ठीक है, यहाँ पे ब्लड मल्टीपल ब्लड जो बबल देखने को मिलेंगे गैस के, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, रॉबर्ट साइन, ये इंडिकेट करते हैं इंट्रायूट्राइन डेथ को। अगर ड्यूरेशन की बात करें, जो स्पॉल्डिंग साइन है वो कब डेवलप होता है, ये होता है आपके मोर देन 7 डेज, यानी कि अगर इंट्रायूट्राइन डेथ को 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो स्पॉल्डिंग साइन देखने को मिलेगा। और रॉबर्ट साइन की अगर हम बात करें तो विद इन 12 आवर्स के अंदर ही हमें साइन देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना, ज़्यादा इसमें से स्पॉल्डिंग साइन ज़्यादा पूछा गया एमसीक्यू है, याद रखना है, लैंग्वेज इसको आपको याद रखनी है। स्टॉलवर्दी साइन में आपको बता दिया, टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया पोस्टेरियर में देखने को मिलता है। पिस्किक साइन क्या होता है, मान लीजिए यूट्राइन सेगमेंट है, उसके 2 सेगमेंट होते हैं, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो अगर हम बात करें जो यूट्रस का जो फिटस का इम्प्लांटेशन होती है या तो एंटेरियर होता है या पोस्टीरियर होता है।
लेकिन पिस्किक साइन में क्या होता है, लेटरल साइड में यूट्रस का जो फीटस का इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो जो ये जो डायमीटर है ये वाला, ये इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो डायमीटर ये वाला डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेटरल इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्किक साइन, यानी कि इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यानी कि लेटरल डायमीटर इंक्रीज यूट्रस का ड्यू टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस इन द लेटरल साइड ऑफ यूट्रस, इट्स कॉल्ड पिस्किक साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ऑप्शन ए, इट अकर्स ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन बी, इट रिजॉल्व्स विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन सी, इट अकर्स ड्यूरिंग द लुटियल फेज। ऑप्शन डी, इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन। चलिए पीएमएस का क्वेश्चन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का, तो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में पीएमएस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है या इनकरेक्ट है या नॉट ट्रू है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन। चलिए वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पीएमएस रहता है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है नोर सेट के अंदर, प्रीवियसली नोर सेट में क्वेश्चन आया था पीएमएस के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट नोर सेट हुआ था। तो हम वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम है वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें तो किस टाइप का सिंड्रोम होता है, ये होता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ये एमसीक्यू बनता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर जो सिम्टम होते हैं वो माइंड से और बॉडी से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके कुछ क्राइटेरिया, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन बनेगा पीएमएस के अंदर, जिसके क्राइटेरिया उसी में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि ये क्राइटेरिया अगर फॉलो करेगा तभी उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। वो क्राइटेरिया क्या है, उसी में से क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो इसके 4 क्राइटेरिया हम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया की हम बात करें तो फर्स्ट क्राइटेरिया, नो पेल्विक पैथोलॉजी। पहला क्राइटेरिया क्या है, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और उसमें पेन हो रहा है तो कोई पेल्विक पैथोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई और अबनॉर्मल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड हम बात करें, जो सिम्टम है ल्यूटियल फेज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ल्यूटियल फेज हम दो पढ़ते हैं, एक फोलिकुलर फेज पढ़ते हैं और ल्यूटियल फेज पढ़ते हैं, यानी कि 1 to 14 डेज फोलिकुलर फेज होती है, 14 डेज पे ओवुलेशन होता है और 14 to 28 डेज पे ल्यूटियल फेज होता है। तो ल्यूटियल फेज होता है, उसके अंदर सिम्टम मस्ट होने चाहिए, यानी कि प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मस्ट, यानी कि जो सिम्टम है वो ल्यूटियल फेज के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उसमें भी हम बात करें तो मेजरली 20 to 28 डेज के अंदर वो जो सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। चारों क्राइटेरिया याद रखने, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में। तो रेस्ट ऑफ जो साइकिल है, जो जितने भी बचे हुए दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो क्या होने चाहिए, सिम्टम फ्री। रेस्ट ऑफ साइकिल मस्ट बी सिम्टम ऑफ फ्री। इसका मतलब क्या है, मस्ट बी सिम्टम्स फ्री। 4 क्राइटेरिया में लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ, यानी कि जो 1 to 14 डेज है, ये कौन सी फेज है, फोलिकुलर फेज, ठीक है। तो इस फेज में कोई भी सिम्टम जो फीमेल है उसके अंदर देखने को नहीं मिलनी चाहिए। जो मेजर सिम्टम किस में देखने को मिलनी चाहिए, जो 14 to 28 डेज वाली जो ल्यूटियल फेज है उसके अंदर जितने भी मैक्सिमम सिम्टम देखने को मिलने चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट फेज है फोलिकुलर, उसमें कोई भी सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, तभी हम इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्राइटेरिया है, जो सिम्टम की जो सीवियरिटी है, जो पेन होगा इसके अंदर और जो भी सिम्टम देखने को मिलेगा, टेंडरनेस, उसकी जो सीवियरिटी है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, एडीएल जिसको बोलते हैं, उसको डिस्टर्ब कर दे। यानी कि जो फीमेल है अपनी जो नॉर्मल जो डेली लिविंग है, नॉर्मल जो डेली के काम वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, इतना सीवियरिटी उसका पेन हो, तो इतने सिम्टम की सीवियरिटी होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो जो मेजर जो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है इसके क्राइटेरिया में से, कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। पहला तो यही एमसीक्यू, साइको किस टाइप का डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, और ये 4 इसके अंदर जो है इसके क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो अब ऑप्शन देखिए, इट अकर्स ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इट रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये भी सही है, क्योंकि जब मीनार के जब मेंस्ट्रुएशन आएगा तो फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, तो ये कहाँ से, फोलिकुलर स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। इट अकर्स ड्यूरिंग द, रिजॉल्व का मतलब ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, ये भी सही है, क्योंकि ल्यूटियल फेज में मैक्सिमम सिम्टम, जो सेकंड क्राइटेरिया हमारा फॉलो हो रहा है। और इट रिजॉल्व विद इन द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन, ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन होता है 14th डे पे, तो 14th डे पे क्या रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, यहाँ से तो स्टार्ट होता है 14th डे से, तो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम इंक्रीज होती है, तो ये क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है।
तो यही पीएमएस के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, और क्राइटेरिया में से अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द नर्स इंस्पेक्ट द client's pupil size and determined that it is 2 mm in the left eye and 3 mm in the right eye. Unequal pupils are known as option A anisocoria, option B hypertelonism, option C anophthalmia, option D diplopia. चलिए आपको आंसर करना है इसका, वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अनिसोकोरिया। क्वेश्चन हुआ कि किसी का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो जो मान लीजिए ये इसके आई है, ठीक है, और ये सेकंड। तो जब इसका पुपिल का जो मेजरमेंट किया जा रहा है, पुपिल की लेंथ का जो मेजरमेंट किया जा रहा है, दोनों राइट और लेफ्ट की बात करें, तो जब उसने देखा कि जो राइट है वहाँ पे 2 mm है लेफ्ट में, और राइट के अंदर 3 mm है पुपिल की साइज। तो इस कंडीशन में आइडियली क्या होना चाहिए, दोनों पुपिल की साइज बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर पुपिल की साइज कम या ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनिसोकोरिया। यानी कि 0.4 mm से ज़्यादा पुपिल की साइज में डिफरेंस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनिसोकोरिया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया कि लेफ्ट में 2 mm है और राइट में 3 mm है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनिसोकोरिया हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेलोनिज्म किसको बोलते हैं। जो कैंथस, जो ये वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं इनर कैंथस आई का, और जो ये वाला एरिया होता है इसको मतलब आउटर कैंथस। और इधर ये इनर और आउटर, जो दोनों आई के जो इनर कैंथस है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन हाइपरटेलोनिज्म में क्या होता है, जो बिटवीन 2 आइज इनर कैंथस का जो डायमीटर है, जो डिस्टेंस है, वो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेलोनिज्म। ठीक है, अनोप्थेल्म में क्या बोलेंगे हम, एब्सेंस ऑफ आईबॉल। अगर आईबॉल ही प्रेजेंट नहीं तो उसको हम बोलते हैं अनोप्थेल्मिया। और डिप्लोपिया में के अंदर हम बोलते हैं डबल विजन को। तो ये कुछ एमसीक्यू थे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादा सिंगल लाइनर, और जो आपके बेसिक जो आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर के अंदर, जो आप नर्सिंग फाउंडेशन में जो पढ़ते हो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था। हमने डिजीज पोर्शन को ज़्यादा पढ़ा और फंडामेंटल नर्सिंग और जो बेसिक को हम छोड़ देते, इसलिए हम थोड़ा सा हमें ऐसा पेपर लगा होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से ज़्यादा हमसे पूछेंगे, जो बेसिक एनजी ट्यूब, ईटी ट्यूब, इसमें से हम कोशिश करेंगे, हम जो मेंस के लिए हैं जितनी भी सीरीज़ बनाए वो सारी अप्लाइड बेस या क्लिनिकल बेस हम बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सीरीज से। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए। इससे पहले अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो आप एक चीज़ जरूर करना, जितने भी मैंने क्वेश्चन सीरीज डाली है, ये हमारी 70th क्वेश्चन सीरीज है, जितने 1 से 16 जो क्वेश्चन सीरीज पढ़ाई हैं सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, उनके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, तभी आपको वो याद रह पाएंगे, तभी एग्जाम पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट। केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो इतना ईजी नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू सोल्व करवाए, इतनी डिटेल आपको दी है। तो आपको सबके नोट्स बनाने हैं। अगर आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है तो जितनी भी क्वेश्चन सीरीज है उसमें जितना भी मैंने डिटेल पढ़ाया है तो उसके पर्टिकुलर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तभी आपके लिए ईजी होगा। और वो नेक्स्ट सीरीज में हम कोशिश करेंगे, जो अप्लाइड वाला क्लिनिकल पोर्शन है हम उसको ऐड करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, लिखना है। हम सोचते हैं क्वेश्चन करते टाइम कि हमें सारी चीज़ें याद हो गई है, तो लेकिन जब हम क्वेश्चन 2-3 दिन बाद में देखेंगे वो सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा मेंस के ध्यान में रखते हुए और ये सही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।